बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन टेक्निक्स को। जो जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस हमारे सामने होता है और हमने जो है वो स्लो एंड स्टडी सबको आहिस्ता आहिस्ता कवर करना होता है। और इवन कुछ लोग 6 माह में अचीव कर लेते हैं, कुछ 3 माह में, और कुछ इवन सालों लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक चलता रहता है, ग्रेजुअल सफ़र है। कुछ हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। सबसे हम पहले बात करते हैं कि मेमोरी होती क्या है। हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं क्योंकि बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक रिकॉग्निशन होती है और रिकॉल। रिकॉल हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें दे दी गई है और हमने पूरा उसको एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। या फिल इन द ब्लैंक है, हमने एक खुद से याद करना है और माइंड को दौड़ाना है और लिखना है। दूसरा होता है रिकॉग्निशन, जो हमारे एमसीक्यूज बेस हैं। या तो आंसर होगा या फिर अब नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है, उसमें चला जाएगा। अगर मेमोरी की सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये प्रोसेस है एक्वायर, स्टोर, रिटेन एंड लेटर रिट्रीव इंफॉर्मेशन। कि हमने जो इंफॉर्मेशन, जो एक हमारा माइंड है कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को परसीव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं और कुछ हमने याद रखने होते हैं, कुछ याद रखने के भी हम भूल जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कुछ वक्त के लिए होती है, चीज़ समझ आ गई और फिर हम उसको भूल गए। और दूसरी हमारे पास होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में हम जो एक लंबे अरसे तक रिटेन रखते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अगर मेमोरी का प्रोसेस देखें तो मेनली ये 3 हिस्सों पे डिवाइडेड है। जो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज इनकोडिंग। अब इसमें हम जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी सिस्टम में लेके आ रहे हैं। जैसे आप इस वक्त सुन रहे हैं तो ये चीज़ मेनली आपके मेमोरी सिस्टम में आती जा रही है। और फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस आता है दैट इज स्टोरेज। अब हम स्टोर करना, ये जस्ट लाइक कंप्यूटर के एक कोई डाटा आया, हमने उसको प्रोसेस किया और हमने उसको स्टोर कर दिया हार्ड डिस्क पे, फ्लैश ड्राइव पे, किसी भी चीज़ पे। लेकिन उसको एक, जैसे हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज में उससे किया जाएगा, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसी तरह से इसमें भी यही हमारे पास चीज़ें आती हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास होता है दैट इज रिट्रीवल। अब ये प्रोसेस होता है जब हमने अपनी मेमोरी स्टोरेज से चीज़ों को बाहर निकालना होता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जब हम पेपर दे रहे हैं, तब हमने रिकॉल करनी है चीज़ें और अपनी चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसको हमने अपने मेमोरी सिस्टम से बाहर लेके आना है। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक हो गया। इसमें वीडियो ऑफ, इसमें समझ नहीं आई मुझे कि वीडियो ऑफ कर दूं। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझा के बताने वाली हैं, उसमें ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं है राइटिंग में। ठीक हो गया। अच्छा, लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं। इसमें अगर कोई डिस्टरबेंस हो रही है तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं है। मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि इसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है या क्या बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से इसमें कोई नहीं है। ठीक हो गया। नहीं, बहुत सारी चीजें आज उसमें समझाने और सेशन में मेनली हम इसी तरह से ही चलेंगे ताकि जो चीजें विजुअल हैं उनको मैं बताता जाऊं। ठीक हो गया। चले हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं। अगर लर्निंग स्टाइल में ये जो होता है सबसे जो बेसिक चीज है, अब यहाँ पे सबका पर्सनल आपका अपना क्राइटेरिया है, आपका अपना तरीकाकार है। मेरा पढ़ने का तरीका अपना है, आपका तरीका अपना है, हर किसी का डिफरेंट है। अब ये हमारे कल्चरल बैकग्राउंड, यूनिक पैटर्न, एबिलिटीज, पर्सनैलिटी, सब चीज़ों पे मैटर कर रहा होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे जैसे हम चीज़ों को मूव करते जाएंगे, अब कोई लिख के याद करता है, कोई पढ़ के याद करता है, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अब विजुअल में देखें, आप देख रहे हैं चीज़ों को तो इसकी परसेप्शन और है। आप सुन रहे हैं, कुछ लोग सुनते हैं उनको याद हो जाती हैं चीजें, और कुछ लोग जब तक उनको हाथ से नहीं गुजार लेते तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है, उनको वो चीजें क्लियर नहीं होती। ठीक है। मुझे आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। तो ये हमारी ये चीजें हैं, ये एक जर्नल एक बात मैंने की है। अब हम चलते हैं इससे आगे कि अब ये तो आपने खुद ही करना है। अब सबसे पहली जो है वो चीज है चंकिंग। अब ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वन इज निमोनिक एंड अदर वन इज चंकिंग। अब चंकिंग का ये क्या होता है कि हम इसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को।
वोकेबलरी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें जो मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने एक रैंडम नंबर दिया, इस बार मैं आप ये जैसे मेरे नंबर इसमें लिखे हुए हैं। अब हर बंदा चंकिंग अपने जो है वो अंदाज से करेगा। आप अपने अपने नंबर रिकॉल करें, आप फैमिली मेंबर के नंबर रिकॉल करें, तो आप उनको उसी तरह, अगर ये वाले नंबर की बात करूं तो इसकी चंकिंग मैंने यहां से की है, ये 2 और ये 3, मतलब इसको डिफर कर लिया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस एक जीरो को मैं अलहदा कर लेता हूं, ये 3 और ये 3 मैं साथ कर लेता हूं। तो अब यहाँ पे चंकिंग का बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि हम चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे हम उसको डिवाइड करते जाते हैं तो वो चीजें आसान होती जाती हैं। अब ये सबसे बेस्ट मेथड हमें लगता है इंग्लिश स्पेलिंग में जब मिस स्पेल वर्ड आते हैं। अब एक वर्ड है असैसिनेशन, दिस वन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि इसमें आपने करेक्ट जो है वो इसको करने, अगर किसी ने इसकी चंकिंग की हुई है तो उनको आइडिया होगा। अब इसमें जो चंकिंग हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई, जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बार बताया था, उसके बाद कभी ये स्पेल गलत नहीं हुए। लियाकत अली खान के बारे में लिख रहे हैं, उनको असैसिनेट किया गया, बेनजीर के बारे में लिख रहे हैं, किसी के इस तरह से हम बात कर रहे हैं। अब इसमें चंकिंग क्या की कि 2 गधे जो हैं वो अलग से हैं, ठीक है, और एक तरफ नेशन है और एक तरफ आई, मैं उसके दरमियान में फंस गया हूँ। एक तरफ नेशन चली गई, नेशन के स्पेलिंग सबको आते हैं, और एस गधा ये भी स्पेलिंग सबको आती है। अब ये अलग से हो गए 2 लफ्ज, आई अलग हो गया, और NATI और नेशन अलग से हो गया। तो अब इसमें हम इसी तरह से जो चीजें हैं, स्पेशली जो मिस स्पेल वर्ड हैं, उनकी हम चंकिंग करते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता चीजों के लिए कि बहुत सारी चीजों को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हम उनको इतना ज्यादा ब्रेक डाउन में लेके नहीं जा सकते। दूसरा मेथड होता है निमोनिक्स, जिसको हम आज प्रैक्टिस भी करने लगे हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको टॉपिक्स भी करवाने लगा हूं इसमें। अब निमोनिक्स ऐसी चीज है जिससे हम बहुत लंबे अरसे तक चीजों को रिटेन रख सकते हैं। नो डाउट ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है, परेशानी भी होती है, बट ये आपकी 2 एबिलिटीज जो हैं, क्रिटिकल, इसमें क्रिएटिव, और दूसरी जो है एनालिटिकल, इन 2 चीजों से ये इसको जो है वो बहुत मैक्सिमम इसको ये करती है, और चीजों को बहुत इंप्रूव कर रहे होते हैं हम। अब निमोनिक्स आपने सुने भी बहुत होंगे, आज वर्ल्ड टाइम्स की तरफ से आजकल बहुत आ रहे हैं, आप उनको भी देखें एक बार। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि निमोनिक्स जो हैं, आप सुन लें, मेरे निमोनिक्स सुन लें, आप कहीं नेट से देख लें, सारी चीजें कर लें, बट आप ट्राई करें कि आप अपने निमोनिक्स बनाएं, मिलते जुलते बना लें, या कम से कम उन्हीं को ही मॉडिफाई कर लें जो आपकी रियल लाइफ से करीब हो, उनके हवाले से। अब आते हैं ये पासिस। अब ये वो टॉपिक है, इवन PMS का पेपर उठा के देखें 2020 का, 3 क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनमें मेनली वो टच करता है कौन सा पास किसको टच कर रहा है, ऐसा ही है। और इसमें अगर आपको मुश्किल आती है, तो अब इसको मैं अपना तरीका बताता हूँ कि मैंने इनकी चंकिंग कौन सी की हुई है। ये कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये मेरी अपनी इसमें है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चित्राल एक मेजर पॉइंट है, और उसके बाद ये सबको ये कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहां से है दीर और चित्राल, और ये सवाल आता है कि दीर एंड चित्राल आर कनेक्टेड बाय, किस बात से कनेक्ट हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि DC जो होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसका काम क्या होता है। जो DC है, हर डिस्ट्रिक्ट में है DC, तो इस DC की फुल फॉर्म क्या है, और उसका जो है वो डिप्टी कमिश्नर है, और इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है। इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या चीजें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर इसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, क्या ये लॉ के बगैर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, अगर इसे कानून ही पता ना हो, इसे लॉज ही पता ना हो, नहीं कर सकता। अब मैंने लॉ को मॉडिफाई कर दिया, मैंने कर दिया लॉ। अब मैंने इस लोवारी पास को याद नहीं रखना, मैंने याद रखना है D,
और सी मींस डीसी बन रहा है, इसको ला आना चाहिए, इसको ला आएगा तो ही एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होनी है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो अब मुझे ये वाली चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इजीली एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकता हूं। आगे चलें। चित्राल कनेक्ट कर रहा है गिलगित को और शंदूर पास। जीसी का नाम सुना है आपने? व्हाट इज जीसी? या रावियन उनको कह लें, आप में से शायद कोई हो, यूनिवर्सिटी है। अब जीसी की जो सबसे बड़ी फेमिलियरिटी है वो क्या है, किस वजह से ये मशहूर है? गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर, रावियन कहते हैं जो वहां से पढ़ के आते हैं। अब इसकी जो पिकुलैरिटी ये है कि इसके जो हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वेल नाउन। इलामा इकबाल यहाँ पे पढ़ाते रहे, यहाँ पे पढ़ते रहे। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इसको मैंने शंदूर को चेंज कर दिया शानदार में। ठीक है, इट मींस अगर जो है वो कोई जीसी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ा है और वो रावियन है, तो हो सकता है वो सीएसपी बन जाए, और कम से कम उसका जो फ्यूचर होगा वो शानदार होगा। और कहीं इसके निमोनिक्स एक साथ नहीं मिलते आपको, डिफरेंट ही मिलेंगे, जहां से भी आप देखेंगे आपको डिफरेंट मिलेंगे। अब जब इसमें शंदूर को मैंने छोड़ दिया, मैंने शानदार को टच किया कि अब ये जीसी है, तो इसमें जो पढ़ के आ रहा है तो उसका फ्यूचर शानदार है। ये आई थिंक पीएमएस का पहला सवाल था 2020 का। ठीक हो गया, अब ये हमारा पास है। आगे चलें इसमें। अब चित्राल कनेक्ट कर रहा है पिशावर को और मालाकंड पास है। अब ये पी और सी, पीसी क्या है? और चलिए मैं इसमें इसमें और इसमें टाइम जो है बचाने के लिए, पीसी होटल है, क्या ये जो है वो कॉस्टली है या बिल्कुल एवरेज मैन के लिए कि बिल्कुल कोई भी बंदा जाके वहां रह ले? बहुत कॉस्टली है। अब मालाकंड पास है, तो इसको मैंने कर दिया कि माला माल, कि मतलब पीसी होटल है, अगर वहां पे जाना है तो डेफिनेटली उसके लिए माला माल होना बहुत जरूरी है, तभी वो जाके वहां पे उसको रिहाइश रख सकता है। और ये चीजें हैं। तो अब देखें, ये हमारे निमोनिक्स हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी सहूलत के लिए बनाए हैं। आपको कोई और वर्ड मिलता है आप उसको लेके चलें। आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे, अब ये बेसिकली गवर्नमेंट के हवाले से टर्म है जो गवर्नमेंट में जानते में भी आप में से कोई हो। ए और जी, अकाउंटेंट जनरल। जो अकाउंटेंट जनरल है, जो हमारे अकाउंट्स का ब्रांच है, जहां से हमारी सैलरीज आती हैं। और शायद आप में से कोई जानता है कि अकाउंटेंट जनरल का डिपार्टमेंट जो, इसका बेसिकली वर्क क्या होता है। जो अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस है, जिसको हम एजी ऑफिस बोलते हैं या अकाउंट ऑफिस बोलते हैं, वहां पे क्या काम होता है? सैलरी आती है, और जो वहां पे अफिसरान है, तो एक नोटोरियसली हमारी हमने कर दिया जी, वहां पे करप्शन भी होती है, पे रोल्स निकलते हैं, जो भी काम होता है आपने वो करना है। तो अब मैंने इसको रिलेट जब अपने लिए किया, तो इसमें जो एजी ऑफिस में है, मतलब ए और जी, तो सारे ही वहां पे बाबू बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली exactly, फवाद बिल्कुल वहां पे बाबू बैठे हुए हैं। तो अब ये मेरे कनेक्शन इसमें हो गया, तो ये इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर देखें, एक और है डी और के। अब ये थोड़ा ज्यादा इसमें फनी है। आप में से किसी ने गाना सुना और डी के बॉस? एक फनी मूवी थी, उसमें आया था ये। ठीक है, तो अब ये बदवाई पास है, तो डीके इसको जो है वो बॉस से रिलेट कर लिया। और ये खैर मैं नहीं बताने लगा, ये वैसे ही मेरा अपना है, तो इसमें आप जो आपको सब समझ आए वो आप कर लें डब्ल्यूसी से, जो भी आपको लगता है। तो अब इसमें ये बताएंगे, अब जो पासिस हैं वो याद करना मुश्किल है या आसान है, या भूलते जाएंगे? और अगर आप इसमें खुद से बना लेते हैं एक बार, और फिर आपको क्या लगेगा कि इसमें कैसे है। ठीक है, और ये बहुत मिक्सअप होने वाला टॉपिक है, तो खैर इसमें नहीं, आप इसमें खुद बना लीजिएगा। तो ये सबके पर्सनल ही होते हैं, तो इसमें खैर जो चीजें थी इसमें मैंने बता दी। चलें ठीक है, इसमें कर लेंगे, इसमें चलो ठीक है, ये बस आप खुद ही बना लें इसका जो भी आपको लगे। तो बाकी मैंने आपको बता दी है। अब जैसे इसमें ये है
इसमें बीसी से बनता है, तो इसमें कोई आप बना लें जो आपको अटैचमेंट लगती है। तो ये इसमें आप इतना जो है वो आप खुद भी करें, इसमें कुछ निमोनिक्स बताने के नहीं भी होते। तो ये क्योंकि इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ पे होती है। ये हो गया। अब बात करते हैं, अब डायरेक्टली इम्तिहान में आ जाता है किस महीने में जो है वो डेज 31 है। फरवरी का तो सबको पता है, उसमें 28 होंगे या लीप ईयर 29 होगा। तो अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है कि नवंबर के 30 है या 31 है, ठीक हो गया। या अप्रैल के कितने हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का जब इसको याद करने का सिंपल, आपको बहुत सी इसकी पिक्चर मिल जाएंगी। इसमें हम क्या करते हैं, और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, इसमें इसमें हम फिंगर पे काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको हाथ नजर आ रहा है, तो इसको बजाय हम यहां से काउंट करना शुरू करते हैं, फर्स्ट से। जो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे 1 जनवरी, ये 31 है, फिर गैप है, ये फरवरी, ठीक हो गया, बिल्कुल। और फिर मार्च, ये 31 हो जाएगा, फिर गैप में अप्रैल, तो ये 30 है। तो इस तरह से आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये जनवरी और उसके बाद फरवरी, तो इसमें ये लीप ईयर का चला गया, उसको भी देख लें 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। हेयर इज मार्च 31, ये 30, फिर ये 31, ये गैप में 30, और ये 31। अब अगेन जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल उसको हम जोड़ से स्टार्ट करेंगे, तो 31, 30, 31, 30 और 31। तो इसमें आप जो है वो कहीं भूलने का चांस नहीं होगा कि आप चीज को भूल जाएं, आप गलत कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब एक बार जैसे वो अभी क्वेश्चन आया था पेपर में कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, तो वो माई वेरी एनर्जेटिक, मतलब जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप इसको कर सकते हैं। तो ये इसमें हम मंथ को अटैच कर देते हैं। आगे चलते हैं दिल्ली सल्तनत पे। अब ये वो टॉपिक है जिसपे मेनली एक क्वेश्चन आता है जी, ये बहुत भूल जाते हैं, ये हमें डेट्स याद नहीं रहती, इनके नाम याद नहीं रहते। तो इसके बहुत सारी चीजें आपको एक तो नेट से भी मिल जाती हैं, खुद से भी आप बनाएं। तो आज हम कुछ इसी के बारे में बात करते हैं, कुछ मुगल के बारे में और कुछ इनके बारे में। अब सबसे पहले जो है वो 5 डायनेस्टीज हैं। स्लेव डायनेस्टी है, ठीक हो गया। खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक डायनेस्टी है, सैयद और लोधी। अब कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, किसका पीरियड कहाँ तक जा रहा है, तो उसके हवाले से अगेन जो है वो हमें कंफ्यूजन होती है। और एग्जाम में तो खैर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और नन ऑफ दीज के आने के बाद तो और डिफिकल्ट हो गया कि अगर उसका आंसर नन ऑफ दीज में है तो हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे होते कि अब इसी में से कोई होगा, अगर हमें नहीं आ रहा होता। तो हम आज इसी पे कुछ बात करते हैं। अब 5 डायनेस्टीज की पहले बात करते हैं। अब इसमें ये ड्रामा आपने देखा होगा, देखा है आप में से किसी ने, बड़ा बचपन में ये लगा करता था, और ये इंडिया का टॉप क्लास माना जाता है, पहला शक्तिमान सीरीज। और ये सीरियल चलती रही, और अब तो खैर इसमें खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत पॉपुलर था इवन पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो खैर इसमें शक्तिमान एक ताकतवर, आप दिल्ली सल्तनत को आप रिलेट कर लें कि ये बहुत शक्तिमान थी। जाहिर सी बात है, इन्होंने 320 साल जो है हुकूमत की, और बड़े धड़ल्ले से हुकूमत की, हम इससे रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर शक्तिमान सीरियल को हम क्या करते हैं, ठीक है, शक्ति से एस सबसे पहले, फिर एच, ए को छोड़ते हैं, के, टी, मतलब शक्तिमान आप पूरा लिख लें, और फिर आगे लिख लें सीरियल। अब इसमें से जो आपके काम के वर्ड है उनको आप कैपिटल लिख लें, ठीक है। तो ये भी इसमें हो सकता है, बिल्कुल। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आपने एक एस लिया 2 या 3 बार, जैसे ही आप इसको अपने रजिस्टर पे लिखेंगे, तो आपके माइंड में एक प्रिंट हो जाएगा कि ये शक्तिमान सीरियल से ही हमने इसको अटैच करना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। अब इसमें क्या है, एस से स्लेव जो सबसे पहली है, फिर के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, और लास्ट वन लोधी। ये आपको 5 इस तरह से याद होंगे। चलिए, ये आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है। अब आते हैं टाइम लाइन पे। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1413, और 1414 से 1451, एंड 51 से लेकर 1526। ये बताएं कि मुझे डिफेंस डे हम किस दिन मनाते हैं, पाकिस्तान में डिफेंस डे कब मनाया जाता है। 6 आगे,
सितंबर, 6-9, और 2013 में हमारा आखिरी इलेक्शन हुआ था। एक 18 में हुआ, उससे पहले 13 में हुआ था। ऐसा ही है। ये डेट याद रह जाएगी या भूल जाएगी? कि अगर आप कहते हैं कि अगर दिल्ली सल्तनत की उसने टाइमलाइन हमसे पूछ ली, तो उस वक्त क्या आपको डिफेंस डे याद आ जाएगा कि डिफेंस डे हम कब मनाते हैं और हमारा जो प्रीवियस इलेक्शन था वो कब हुआ था? या ये भी डिफिकल्ट है? इसको आप याद करें, और इसको याद करने के बाद आप सिंपली जो है वो आप इसको रिलेट कर दें 6-9-2013। ये तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, जब इसको आप रिलेट कर लेंगे, अब इसको आगे देखें। डिफेंस डे को आपने रिलेट कर लिया 1206 से 1290 तक, 9 और 0, इससे करें। ठीक हो गया। 90 से स्टार्ट हुए और 1320, यहां से 20 ले। एक बार अपनी कॉपीज पे जब तक आप लिखेंगे नहीं, ये चीजें रिटेन नहीं होंगी। ठीक है, और तब से स्टार्ट होके 13, 14, 13 तक, कि मतलब 6-9-2013 को हमने रिलेट किया 1206 से 1290, 90 से 20, और 1320 से 1413। अब 13 को करने के बाद फोर्थ वन हमारे पास सैयद है 14, और 14 को आप 15 है, 15 को रिवर्स में लिखें तो 51। 14 14 से 1451, और फिर फाइनली फर्स्ट वार ऑफ पानीपत की बात हम करते हैं, और उस पे हम चले जाते हैं जी। उसका ये हो गया कि पानीपत में पहली वार हुई, और उसमें जो है वो बहलूल डायनेस्टी जो है वो एंड हो जाती है। अगेन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें कोई और आपको डेट इससे रिलेशन बनता है आप उसका बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस डे से ही रिलेट करें। जो आपको इजी लगे आप उसकी बात करें, आप उससे रिलेट कर लें। 6 सितंबर में कोई आपकी लाइफ में इवेंट है, कोई आगे पीछे साथ कोई बर्थडे होनी है, तो उसको आप याद कर लें और उससे एक बार रिलेट कर लें। फिर आप 1206, 90, 90 से 1320, 1320 से 1413, और 14 के बाद 15, और 15 को रिवर्स में लिखा 51, और फिर फाइनली 1526 में जो है वो खत्म हो गया। क्या अल्लाह भला करे इसका, बहलूल डायनेस्टी का। तो ये बात इसमें हो गई। ठीक हो गया, उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें एक और हमने करना है। अच्छा, सेशन के हवाले से जो इसमें था, एक पहले भी इसमें अनाउंस किया था, इसमें आज इसकी लास्ट ओरिएंटेशन क्लास है, और मेनली इसमें ये चीजें हैं। मैसेजेस आ रहे थे कि सब इंस्पेक्टर के लिए या एएसआई और नायब तहसीलदार, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम जो है वो अभी हो जाएंगे। तो ये हमने 2 महीने लेके चलना है, तो इट इज टू लेंथी। तो इसमें अभी इसके लिए वो ज्वाइन ना करें, जो अपकमिंग के लिए कर रहे हैं तो उनमें करें। और इसका प्लान भी मैंने डिस्कस किया था कि इसकी क्लास का टाइमिंग यही है, और इसमें जो क्लासेस हैं वो भी इसी टाइम में होंगी, और 5 डेज वीकेंड ऑफ होगा, और यही हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर ये तीनों इंक्लूडेड होंगे डेली बेसिस पे। इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ये डेली साथ होंगे, और बाकी जो टॉपिक्स हमारे होंगे वो साथ चलते रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 55 टेस्ट, जो भी क्लास होगी उसके टेस्ट होंगे। उनका पूरा जो है एक एक टेस्ट की जो है वो डिटेल मैंने पहले शेयर कर दी थी, तो आप वहां पे उसको देख सकते हैं। तो ये इसमें, और नोट्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स के लिए आप इसमें आपको मैसेज करने की जरूरत भी नहीं है जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसमें इमरजेंसी की सूरत में। और इसमें जो है जो नोट्स वाले है चीज, नोट्स आपको टेलीग्राम पे सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसमें आपको ना मुझे टेक्स्ट करने की जरूरत है, ना आपको किसी और की कहने की जरूरत है, और ना ही लिंक की जरूरत है। आप सिंपली टेलीग्राम इंस्टॉल करें, और ये उसका जो है वो एक कह लें कि शॉर्टकट उसका @read2lead1, और सिंपली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ये है कि अगर इसमें कुछ कनेक्टिंग इशू आता है, बहुत सारा आया कि इसमें जो है वो कनेक्टिंग इशू आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें जो है फिर ये कि आप यूट्यूब पे सर्च आउट कर लें कि हाउ टू रिजॉल्व कनेक्टिंग इशू, और फिर उसको आगे लेके चलें। चले हम आगे चलते हैं मुगल रूलर पे। अब 7 टोटल हम इसमें जो है वो मेनली हम 6 तो इन डिटेल पढ़ते हैं, और 7th वन बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, और उसके दरमियान में जितने भी 12-13 आ जाते हैं उनके मेजर इवेंट्स देखते हैं, किसके दौर में नादिर शाह ने अटैक किया, और 4-5 सवाल ही बनते हैं।
अब इनमें सबसे पहले इनकी सीक्वेंस की हम बात करते हैं। एक बाबर है, फिर हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आइडेंटिफाई करें ये पिक्चर कहाँ की है। ये रिसेंटली आपने देखी होगी ये पिक्चर। अफगानिस्तान की है, और ये जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उस वक्त ये पिक्चर ली गई थी, जहाज में ये सफर कर रहे थे। या आप यहाँ पर देखें, एयरपोर्ट की है। अब ये लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, इनका मेन एम क्या था कि यूएसए जाना चाहते हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मुगल रूलर्स, इनकी सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। हमने रिलेट किया अफगानिस्तान या फॉल ऑफ काबुल से, और इसमें हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि वो अफगानिस्तान छोड़ के अमेरिका चला जाए। ऐसा ही है, जो अपनी जानें जिन्होंने दे दी, जो बिल्कुल जहाज को उन्होंने न्यू खान बना दिया, तो विश तो यही थी। अब देखें, अब सबके दिलों में ये था कि बेहतर होता अगर जा सकते अमेरिका। यही बात थी, या इसके अलावा कोई और बात थी? जितने भी ये लोग इसमें कर रहे हैं, तो इनकी विश यही है कि वो अमेरिका चले जाएं, कि बेहतर होता अगर जा सकते अमेरिका। अब ये मैंने मॉडिफाई किया, ये इंडियन वेबसाइट से मैंने लिया था एक, तो वहां पे उन्होंने अपना बनाया हुआ था, तो हमने इसको चेंज कर दिया और रिलेट कर दिया फॉल ऑफ काबुल से, कि बेहतर होता अगर जा सकते अमेरिका। ये याद करने में मुश्किल है या आसान है? क्योंकि पाकिस्तान अटैच नहीं होता उससे निमोनिक से, वरना हम पाकिस्तान ही लिखते। और उनको तो वैसे ही यहाँ पे हम जो है वो मेजबान है उनके, इतने मिलियंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब जैसे ही अगर इसकी सीक्वेंस पूछी जाती है, तो आपने सिंपल फॉल ऑफ काबुल को माइंड में लाना है और याद करना है कि बेहतर होता अगर जा सकते अमेरिका। अब ये बात हो गई, अब क्या इसको करना है आपने? बी से बेहतर बाबर होता हुमायूं, और अगर अकबर जा सकते जहांगीर, और एस से शाहजहां, और अमेरिका से औरंगजेब आलमगीर। और फाइनली लास्ट वन, बहादुर शाह जफर 1762 में उनकी डेथ हुई रंगून में। और वो तो हमें वैसे ही शायर हैं तो याद रहते हैं कि 2 गज जमीन ना मिली कुए यार में। खैर, उनके तो वो शेरो शायरी भी है। तो अब जब जब भी इसमें कोई सीक्वेंस पूछी जाती है, अब इनके डेट्स के भी निमोनिक्स आप बनाएं। कौन सा 1555 से 1605 तक जा रहा है, फिर 28 तक जा रहा है, फिर आगे चीजें चल रही हैं। तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिलेट हो जाती हैं। इसमें फायदा ये होता है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दूसरा आपको रिवीजन में बहुत आसानी होती है कि आप चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं और मैक्सिमम आप उनको रिटेन रखते हैं। चलें जी, अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। चलो, ये तो आसान सा था कि ये हमारे पास जो है वो मेजर जो है वो एक रूलर है, बहुत से याद भी होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये दफन कहाँ पे है। अब जाहिर सी बात है, सबने मरना है, इन्होंने सदा तो नहीं रहना यहाँ पे। अब इस बंदे को आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन है? आपने कहीं देखा हो, कहीं पिक्चर देखी हो, कहीं नाम सुना हो? नाम तो खैर जरूर सुना होगा, वैसे आइडेंटिफाई इसमें आप करें इसको। आलम चन्ना, एग्जैक्टली। और इनकी वजह शोहरत क्या थी? ये किस वजह से मशहूर थे? हाइट की वजह से। इनका कद जो था वो बहुत लंबा था, और इनका नाम जो था वो आलम चन्ना। और इनकी जो वजह शोहरत थी, आप उर्दू में इसको कर लें। खैर, इसमें पेन राइटर से, वैसे इसमें डिजिटल राइटर से अजीब सा ही आता है। चले खैर, इसको आपको समझ आ जाना चाहिए। तो हाइट की वजह से ये मशहूर थे। अब ये आलम चन्ना साहब आपको याद रहेंगे कि ये हाइट, ये वैसे ही याद है हमें कि ये पाकिस्तान से थे और इनकी हाइट सबसे ज्यादा थी। ठीक हो गया, एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। और अब हम इसको रिलेट करते हैं कि जो कद जो था वो आलम चन्ना का बहुत हाई था। ठीक हो गया। और ये इनका नाम था, हम ये चन्ना भी निकाल देते हैं, ये फिर पंजाबी में कुछ और ही हो जाता है। चलो खैर, कद और आलम। अब इसको आपने कैसे याद रखना है?
काफ के और डी कद, और ALAM आलम, ये दो चीजें। आपने आलम चन्ना को माइंड में लाना है, उनका कद जाहिर सी बात है वो फाइनली आपके माइंड में उसी वक्त आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें कैसे काबुल, जो बाबर साहब है उसी सीक्वेंस में है, काबुल में बॉरिड है, और फिर उसके बाद जो हुमायूं है दिल्ली में, अकबर आगरा में, और जो फिर उसके बाद जहांगीर है ये लाहौर में। एल से ए से आगरा अगेन दो वहां पे बुरियल है, और ये जो है फिर उसके बाद महाराष्ट्र यहाँ पे मदफून है। तो अब यहाँ पर देखें बुरियल प्लेसेस जो हमें बार बार भूल रही होती हैं, तो आप उसको इससे रिलेट करें कि जो कद था ये आलम चन्ना का जो था वो हाई था, काबुल, और उसके बाद दिल्ली, आगरा, लाहौर, आगरा और महाराष्ट्र। तो क्या ये याद करने में ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी, या इजीली हो सकता है आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करें, अपने जो पेजेस हैं आप उस पे लिखें, तो आपको इसमें क्या लगेगा कि इसमें ये इजी है या मुश्किल है? ठीक हो गया। तो सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक हो गया। नहीं, ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं होती एग्जाम में, जब आपको चीजें फिंगर टिप्स पे होती हैं। अगर इसमें आया है कि अगर आपसे पूछा जाता है जी अकबर कहाँ पे, आपने ट्री कहाँ बनाना है, आप के डी, आप ये रिवाइज करें फिंगर टिप्स पे ALAM, बस। काबुल, दिल्ली, आगरा और लाहौर, आगरा और महाराष्ट्र। आई थिंक 15 सेकंड भी नहीं लगे इसमें। ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो तरतीब आगे पीछे हो जाएगी। तो निमोनिक्स जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम फिर आपको 30 सेकंड भी नहीं लगते उसमें। और जरूरी नहीं होता कि आप पूरा जो है वो फिर आलम चन्ना को भी साथ लें, तो इसमें इतनी वो चीजें नहीं होती, तो इसमें कॉन्टिन्यूसली आप इसको चीजें। अब जैसे अब लास्ट वाला मैंने बताया कि बेहतर होता अगर जा सकते हैं अमेरिका, तो अब उसको आप रिवाइज करें और उसमें जो करें, तो वो उसकी जो चीजें होंगी। जी मैक्सिमम इसमें जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ये निमोनिक मैंने आज ही बनाया है, वैसे ये मुझे भी नहीं आता था पहले एज सच, इस तरह से मैंने इसको याद नहीं किया हुआ था, मैंने कुछ और सोर्सेज थे उनको दिया हुआ था। और फिर आज जब मैं इसको प्रेजेंटेशन इसकी तैयार कर रहा था, तो उस वक्त फिर मैंने इसको थोड़ा 10-15 मिनट दिमाग लड़ाया, तो ये खैर उसमें से निकला, और ये चीजें इसमें हो गई। अब एक इसमें बड़ी शॉर्ट सी वीडियो ये पहले मैंने जो है वो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, और ये कुछ और सोर्सेज पे भी मौजूद है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कम है, फिर इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने कहा कि इसको जो है वो ज्यादा कर दें। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर पेपर का जो पार्ट है, अब इसमें अफगानिस्तान की ही हम कहानी लेते हैं, और इसमें जो जनीवा है ये सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहलाता है, और स्विट्जरलैंड में मौजूद है, पीसफुल है, न्यूट्रलिटी की वजह से। तो बहुत सारी चीजें हैं वो उसके, और भी जनरल नॉलेज के सवाल बनते हैं। अब सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस है जनीवा। अब इतनी लंबी चौड़ी इसकी कहानी है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार माइंड में लाएंगे तो ये 30 सेकंड 20 सेकंड पे आ जाएगी। अब इसको जरा गौर से आपने पढ़ना है। इसमें स्क्रीन क्लियर है? ये शो हो रहा है? ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि एक हम कहानी को पढ़ते हैं कि वंस अ डेजर्टेड मैन, एक बंदा भटका हुआ था, जैसे आजकल अफगानिस्तान में हालात हुए हैं। अब वांटेड टू जिनेवा, वो जिनेवा जाना चाहता था, इन सर्च ऑफ लेबर, मजदूरी के तलाश में वो मजदूरी करना चाहता था, और वहां पे वो जाना चाहता था। कोई इशू नहीं, बिल्कुल जाते हैं इसमें लोग। तो अब ही वॉज एक्सपर्ट इन ट्रेड, वो ट्रेड में बहुत एक्सपर्ट था। बिल्कुल इसमें एक रियल बेस कहानी आपको लग रही है। अब ट्रेड में एक्सपर्ट क्यों था? बिकॉज ही हैड अटेंडेड मैनी कॉन्फ्रेंसेज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब उसके एक्सपर्ट होने की वजह भी तो बताया ना कि ये इस वजह से एक्सपर्ट है। अब वो डेजर्टेड है, जनीवा जाना चाहता है, ही विजिटेड हाई कमिश्नर ऑफिस ऑफ रेफ्यूजी, जो है उसमें रेफ्यूजीज हैं उसका माइग्रेशन के लिए उसने विजिट किया कि माइग्रेट करना है, इंस्टेड ऑफ एनी इकोनॉमिक फोरम। अब उसकी जो एक्सपर्टीज थी इट वाज इन ट्रेड, वो ट्रेड में एक्सपर्ट था, लेकिन उसको इकोनॉमिक फोरम की बजाय टेलीकम्युनिकेशन में जॉब मिल गई। अब ये भी तो पाकिस्तान में भी तो यही होता है, डिग्री कोई की होती है, जॉब कहीं और मिल जाती है, पार्ट टाइम कर लेते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं। तो इसको आप इसमें आप रिलेट करें। अब उस बंदे ने जो है कम्युनिकेशन का जो है वो ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया। खैर, वन डे अ पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अब एक पैनल जो था जो क्लाइमेट चेंज पे वर्क कर रहा था, जैसे आजकल COP26 हो रहा है उसके हवाले से, अंडर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मौसमी हालात और उनकी वजह से इशू अ हेल्थ रिपोर्ट।
उसने एक हेल्थ रिपोर्ट इशू की उस डिपार्टमेंट की ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ हिज कंपनी। अब बेचारा जिस कंपनी में गया है, जैसे वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। अब जिस कंपनी में वो गया है वहां पे वो पैनल आ गया क्लाइमेट चेंज का, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर था, और उसने एक हेल्थ रिपोर्ट इशू कर दी। अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक मशीनरी, अब उनके पास बहुत जदीद मशीनरी थी, इतना हाई प्रोफाइल एक जो डिपार्टमेंट है जो कर रहा है, ही वाज डायग्नोज्ड विद द फेटल डिजीज। अब फेटल डिजीज कौन सी होती है, बताएं जरा। फेटल जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं, कौन सी डिजीज कहलाती है? हम स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज करते हैं, मोहलिक, जानलेवा, जो जिससे जान जा सकती हो। एग्जैक्टली exactly। अब इस ये यहां तक स्टोरी समझ आई है या इसमें डिफिकल्ट है? कि एक बंदा है, वो जिनेवा जाना चाहता है, ट्रेड में एक्सपर्ट है, उसने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, वो रिफ्यूजी के ऑफिस गया है, इकोनॉमिक फोरम में जॉब नहीं मिली, ट्रेड में उसे टेलीकम्युनिकेशन में मिल गई, वहां पे एक पैनल आया क्लाइमेट चेंज का, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसे लीड कर रहा था, उसने एक हेल्थ रिपोर्ट इशू की, और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से उसे जो है फैटल डिजीज उसकी आइडेंटिफाई हो गई। अब फैटल डिजीज जैसे ही बंदा सुनता है, अब उसको सुनने के बाद ही लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब वो जो है वो कहते हैं जी, वो जैसे हम कहते हैं कि पागल हो गया, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज थी वो भी चली गई, और उसने सब कुछ अपना खो दिया। अब इस स्टेज पे जब वो जॉब भी उसकी चली गई और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी उसकी चली गई, कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सामने आई, केम फॉरवर्ड एंड हेल्प्ड हिम विद इंटरनेशनली स्टैंडर्ड मेडिसिन। अब उसको स्टैंडर्ड की मेडिसिन दी, और ऑन ह्यूमन राइट्स बेसिस, और इंसानी हकूक की बुनियादों पर, his children and also received international emergency fund to maintain life. Gradually he recovered and now he is living a happy life. अब इसमें बताइए कोई डिफिकल्टी है ऐसी कहानी आपको? क्या ये याद रहेगी? ये तो वही वाली है, तो चोर आया और एक किसान के चार बेटे थे। ठीक हो गया। अब अगेन मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फिर इसको हम आगे जो है इसको कंक्लूड करते हैं। कि अब मैं सिंपल इसको उर्दू में ही कर देता हूँ कि एक आदमी है जो है डेजर्टेड है, वो भटका हुआ है, वो जाना चाहता है जिनीवा, और वो मजदूरी करना चाहता है, वो ट्रेड में एक्सपर्ट है, और उसने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज और ट्रेनिंग की हुई है उसके ऊपर, और वो हाई कमिश्नर ऑफिस जाता है माइग्रेशन के लिए कि वो रिफ्यूजी है, वो माइग्रेशन उसे करने दे। अब उसे इकोनॉमिक फोरम में तो जॉब नहीं मिली, उसे मिल गई है टेलीकम्युनिकेशन में, राब्ता बहाली में। अब वहां पे वो गया है तो पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आया है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर था, और उसने एक हेल्थ रिपोर्ट इशू कर दी। अब हेल्थ रिपोर्ट इशू जब की तो उसमें बहुत इनोवेटिव उनके पास टेक्नोलॉजीज थी, और वो उसे आइडेंटिफाई होगी कोई फैटल डिजीज है। अब जब ये सुना तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक लॉस्ट हो गई, और फिर कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सामने आती है, उसने उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मेडिसिन दी, बहुत एक्सटेंडराइज जो थी, और ह्यूमन राइट्स बेसिस पे उसके बच्चों को भी जो है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड दिया जाता रहा। अब वो ठीक हो गया और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस कहानी से हमने 15 ऑर्गेनाइजेशन को याद करना है जिनके हेडक्वार्टर जिनीवा में है। अब ये दो जगह आपको काम आएगा। एक तो अगर डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली अगर कोई इसमें से पूछा हुआ है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा, अगर उसने पूछ लिया जी जो है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो दफ्तर कहाँ पे और साथ जिनीवा भी दिया हुआ है, तो इसको तो हमने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया होगा। इट मीन्स कम से कम इसका ऑफिस जिनीवा में तो नहीं है। तो बाकी जहां पे होगा वो बात की बात हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो चीजें हम इसी की देखते हैं। अब उस स्टोरी को हम रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब वही स्टोरी लिखी हुई है। अब डेजर्टेड मैन है, जिनीवा जाना चाहता है इन सर्च ऑफ लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, एब्रीवेशन भी लाजमी इसके याद रखें, ये भी पूछे जाते हैं अलग से। एक्सपर्ट इन ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, बहुत फेमस न्यूज में रहती है अक्सर ये। because he had attended conferences of trade and development, United Nation Conference of Trade and Development, यूनाइटेड, इसका ऑफिस भी जिनेवा में है, तो इसका एब्रीवेशन भी आपको याद होना चाहिए, और ये भी इसमें इसका रिलेट कर रही है। अब उसने हाई कमिश्नर का ऑफिस विजिट किया था रेफ्यूजीज के लिए, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज, जिसके एंटीनियो गुटेरेस पहले इसके ही वो चेयरमैन या सेक्रेटरी जो भी इसका होता है उसके रहे, UNHCR ये एब्रीवेशन में आता है। और उसने हाई कमिश्नर का ऑफिस विजिट क्यों किया था? माइग्रेशन के लिए।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, दैट इज आल्सो लोकेटेड इन जिनेवा। अब इकोनॉमिक फोरम में उसे जवाब जॉब नहीं मिली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, बहुत फेमस। और लेकिन उसे जॉब मिल गई कम्युनिकेशन यूनियन में, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन, इसका ऑफिस भी जिनेवा में हो गया। पैनल और क्लाइमेट चेंज, IPCC, अभी जो COP26 हो रहा है उसमें ये बड़ी एक्टिव रोल आपको नजर आ रहा है। तो IPCC का एब्रीविएशन भी बहुत बार पूछा गया है। तो क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पैनल जिसने विजिट किया था उसकी कंपनी को, अब अंडर था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो वो भी इसमें आ गया। और हेल्थ रिपोर्ट उसने इशू की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसने पेंडेमिक डिक्लेयर की, और ये सारी चीजें बहुत न्यूज में है ये। और बिकॉज ऑफ इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक जो मशीनरी है, फाइन द फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक, इट इज आल्सो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसकी जो चीजें इसकी आगे हैं। अब उसको सुनने पे उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चली गई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये पिछले 2021 में 2 बार आ चुका है। सिर्फ इसका एब्रीवेशन, इसका हेडक्वार्टर नहीं पूछा हुआ, सिर्फ ये पूछा हुआ और इसका एब्रीवेशन आपने आइडेंटिफाई करना है। और फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसको नोबेल प्राइज के हवाले से पूछा गया है कि इनको नोबेल प्राइज मिले हैं। और फिर फाइनली जो है हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ISO बहुत सी जो है वो प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ मिलता है, ISO 9001 और इस तरह से आके। तो ये हमारी चीजें रिलेट हो गई। अब अगेन जो है इसको जो है एलिमिनेशन में भी आप लेके आ सकते हैं, गैसिंग में भी लेके आ सकते हैं। अब जब इस स्टोरी को आप 4-5 बार 6 बार आप इसको पढ़ लेते हैं, तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे या आपने पूरी स्टोरी लिखनी है। आपने सिंपल सोचना है कि बंदा डेजर्टेड है, जिनेवा जाना चाहता है, मजदूरी करनी है, उर्दू में याद कर लें, सराइकी में याद कर लें, पंजाबी में याद कर लें, जिसमें मर्जी आपको याद होती है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा सवाल ठीक होना चाहिए, बस। इससे अगली हमारी बात नहीं है कि बाकी चाहे वो गलती से भी अगर हम बबल फिल कर दें ठीक हो गया तो वो हमारे हक में बेहतर है, तो बाकी जाहिर सी बातें हमारे हक में जो है वो बेहतर नहीं है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, जो ये सारी इसकी ये चीजें रिलेट हो गई। अब सार्क के हवाले से लास्ट हम बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है आइडियाज याहुर रहमान का साहब का था। ये इसकी फाउंडेशन की डेट 8 दिसंबर है 1985, और ढाका में इसकी बुनियाद हुई, काठमांडू में इसका है जो हेडक्वार्टर, और 8 स्टेट है इसका। तो ये तो बहुत कॉमन है, आजकल बहुत वायरल हुआ है। और इसमें जो है वो सार्क में जो मेन प्रॉब्लम जो है वो इंडिया है। इंडिया की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसकी कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं हो रही। पाकिस्तान में होनी थी और वो बाइकाट कर देते हैं। और इवन चैंपियन ट्रॉफी 2025 वाली कहाँ होनी है, पढ़ा है आपने? अभी रिसेंटली एक हुआ डिसीजन पाकिस्तान में, और ये भी आ गया कि उसमें जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं जिसको तो कैंसिल कर देना चाहिए, और पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, और हम इसका बायकॉट करेंगे। तो जहां पे भी इस तरह की चीजें हो, तो इंडिया डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इंडिया को इस वक्त क्या जरूरत है? इसको पाकिस्तान से है पेन, और पेन का इलाज किसके पास होता है? डॉक्टर के पास। ठीक हो गया। तो इंडिया को इस वक्त जो है वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, इसका पेन खत्म नहीं हो रहा। तो इसी तरह से हम सार्क में भी इसका यही मसला है, तो इसको हम रिलेट करते हैं MBBS पेन से। और फिर इसके जितने भी कंट्रीज हैं आप उनको रिलेट करते हैं, M से मालदीव्स, ठीक है, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, और N से नेपाल। ठीक हो गया। तो ये चीजें रेपिटेशन में होती हैं, जितनी रेपिटेशन में रहेंगी उतना ही ये हमें जो है वो, हाँ, अपनी MBBS आप इसको भी कर सकते हैं। इसको मैं वही कह रहा हूँ कि आप खुद से मॉडिफाई करें, आपको जो समझ आती है, जैसे समझ आती है। बस हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे पास ये जो है अचीव होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, और ये जस्ट एक ओरिएंटेशन थी, तो इस पे जिसमें हमने 4 दिन से पहले भी किया। और इसमें अब आपके जो क्वेश्चन है मैं इसमें बट 1 बाय 1 कीजिएगा। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसका है वो हैंड रेज करें, और इस पे हम आगे इसको चलते हैं। जी वकार, आप पूछें सवाल, और मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ।